नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज संस्कृत विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 8वीं पाठ 7 सफलम तस्य जीवितम, जिसका व्याकरणिक उपविषय है यण संधि, के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा अर्थात 7वीं कक्षा में हम स्वर संधि के 5 भेद पढ़ चुके हैं, जिनमें से एक भेद है यण संधि, जिसको हम आज उदाहरण सहित और विस्तृत रूप से जानेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। सर्वप्रथम यण संधि जो है वो स्वर संधि का एक भेद है। यण संधि क्या है? स्वर संधि का भेद। स्वर संधि का एक प्रकार है, उसका भेद है। तो यण संधि के नियम के विषय में हम पढ़ेंगे। यण संधि का नियम क्या है? सूत्र है यहाँ पाणिनि व्याकरण का। इको यणचि, जो कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो। इक का अर्थ क्या है? स्थिति समझेंगे बच्चों हिंदी में। ई और दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ, री और दीर्घ री। बच्चों ध्यान रहे, संस्कृत में हमारे पास 13 स्वर होते हैं। इसमें दीर्घ री, हिंदी में रिकार जो है वो दीर्घ नहीं होता, संस्कृत में रिकार जो है वो दीर्घ होता है। ये कहता है कि जब ई और दीर्घ ई में असमान स्वर जोड़े, देखो अगर समान स्वर जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि हम पहले पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि हो जाएगी। ई और दीर्घ ई के बाद अगर ई या दीर्घ ई आता है तो दीर्घ ई हो जाती है। ये समान स्वर आने पर ये नियम लागू होता है। असमान स्वर आने पर नियम क्या लागू होता है कि अगर ई और दीर्घ इकार के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो इस ई को या दीर्घ ई को या में बदलेंगे। ऐसे ही ऊ और दीर्घ उकार के बाद बच्चों अगर असमान स्वर आ जाए तो ऊ को या दीर्घ उकार को किसमें बदलेंगे? व में। ध्यान रहे, य व दोनों हलंत हैं। और फिर कहता है कि री और री के बाद अगर असमान स्वर आ जाए, अगर समान आएगा तो नियम लागू हो जाएगा दीर्घ संधि का, दीर्घ हो जाएगा। और अगर असमान स्वर आता है तब किस में बदलेंगे इसको? रा में। तो ई ऊ री को य व र में बदलेंगे। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ है प्रतिधन एक। अब ध्यान रहे बच्चों, संधि हम निकटतम 2 वर्णों में होती है। यहाँ है ई और उसके बाद है ए। तो ये कहता है कि ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो असमान स्वर आया है तो नियम से ई को किस में बदलेंगे? या में। ध्यान रहे, यह हलंत है। जब यहाँ से ई निकल गया तो त क्या हुआ? आधा, स्वर रहित हो गया। ई को हमने या में बदल दिया है।
और आगे है एक। जोड़ेंगे प्र त, और यह दोनों व्यंजन, ये व्यंजन है तो त आधा रहेगा। या में स्वर जुड़ जाएगा, ए जुड़ने से बन जाएगा ये प्रत्येक। इसी प्रकार से बच्चों ऊ को हो जाएगा व। कैसे समझेंगे? दूसरा उदाहरण देखेंगे यहाँ। जैसे सु जमा आगतम। अब यहाँ अंतिम वर्ण है ऊ और अगला वर्ण है आ। ये कहता है ऊ के बाद अगर असमान स्वर आए तो ऊ को व में बदलेंगे। ध्यान रहे व आधा है, बाकी ऐसे कैसे ही रहेगा। इधर क्या अंतर हुआ? ऊ निकल जाने से स हलंत हो गया, स्वर रहित हो गया। जोड़ेंगे तो स और व दोनों व्यंजन है, स आधा रहेगा, व में आ जुड़ जाएगा, वा जोड़ने से बन जाएगा स्वागतम। तो ई को य में बदल दिया हमने, ऊ को व में बदल दिया और री को बदलेंगे र में। री के लिए उदाहरण है, जैसे हमने लिख दिया पितृधन आज्ञा। अब देखो यहाँ अंतिम वर्ण है री और यहाँ प्रथम वर्ण है आ। तो री के बाद अगर भिन्न, तो भिन्न है, समान नहीं है, भिन्न स्वर है, तो भिन्न स्वर आने से री को किस में बदल दिया? र में। बाकी ऐसे कैसे ही रहेगा। यहाँ से ध्यान रहेगा त में से री निकलने से त जो है स्वर रहित हो गया, आधा हो गया, हलंत। जोड़ेंगे। अब देखो त र आ, त र आ जोड़ने से बनेगा त्रा। ऐसे लिखेंगे पित्राज्ञा। तो ये री को हमने बदल दिया र में। आपने क्या ध्यान रखना है कि जब इकार और दीर्घ इकार के बाद असमान स्वर आए तो या में, उकार और दीर्घ उकार के बाद असमान स्वर आए तो ऊ को व में। ध्यान रहे ऊ को और ई को और री को ही बदलना है, दूसरे वाले वर्ण को नहीं बदलना, इसको नहीं बदलना। तो रिकार और दीर्घ रिकार के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो री को या दीर्घ री को र में बदल देंगे। उदाहरण के लिए यहाँ आपने देखा। तो ये आपका यण संधि का एक नियम है जो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा, आज फिर हमने पढ़ा। इसको ध्यान में रखते हुए आप पाठ संख्या 7 तस्य सफलम जीवितम का जो अभ्यास का व्याकरण कार्य जो है, जिसका उपविषय यण संधि है, उसको अच्छे से हल करेंगे। आगामी कक्षा में हम इसका समाधान करेंगे और आप उसका स्वमूल्यांकन करेंगे कि कितना आप उसको ठीक कर पाते हैं और कितना गलत कर पाते हैं। धन्यवाद।